वेटरनरी सेक्टर के इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, एक उनका जनरल ओवरव्यू जो है वो आप हमारी ऑडियंस को कन्वे कर। जी अच्छा, आफ्टर डीवीएम अगर आप वेटनरी साइड की तरफ जाना चाहते हैं डेफिनेटली आप इस स्पेसिफिक फील्ड में ही जाएंगे। वो पैरास्टोलॉजी हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, जितनी भी हमारी आगे स्पेसिफाइड फील्ड है उनमें से कोई एक हो सकती है। या आपने एमफिल कर लिया है तो उसके बाद आप जाना चाहते हैं, मोस्टली लोग एमफिल के बाद पीएचडी की सर्च में जाते हैं। मास्टर्स में भी लोग आते हैं लेकिन उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है, ज़्यादातर पीएचडी के लिए आते हैं। तो मेरा ज़्यादा फोकस पीएचडी की तरफ होगा और ये आल्सो अप्लाई करेगा मास्टर्स के ऊपर भी, क्योंकि तकरीबन आगे इंटरनेशनल लेवल पे सेम ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपने हायर एजुकेशन की तरफ, हायर डिग्री रिसर्च की तरफ आना है, एचडीआर की तरफ, वो मास्टर और पीएचडी दोनों ही हैं, क्योंकि एट द एंड आपने थीसिस लिखना है और एक आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि आपने किस फील्ड में जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर तो आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मास्टर जो एमफिल है उसमें आपने एक थीसिस ऑलरेडी किया हुआ है। जो आपने ऑलरेडी एक थीसिस कर लिया हुआ है तो उसको शो सीवी में करवाना या उसको कैश करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है पब्लिकेशन। तो मैंने देखा कि बहुत से हमारे दोस्त हैं उनकी पब्लिकेशन नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपकी थीसिस में से एक या दो जितनी भी बनती हैं पब्लिकेशन हो, या एक दो रिव्यू आर्टिकल भी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ ना कुछ पब्लिकेशन एक दो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सीवी से मुराद क्या है, सीजीपीए डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो सीजीपीए बन गई वो तो चेंज नहीं होनी वो तो हो गई। तो उसके पास ना, उसका ना घबराएं आप। अगर हम 4 की एग्जांपल लें तो अगर आपकी 3 भी है ना, 2.8 भी है, कोई नहीं है, गुड है। लेकिन अगर आपकी 3.5 है उससे ज़्यादा फिर तो बहुत अच्छा है। कम है तो आप फिर दूसरी तरफ से कंपनसेट कर सकते हैं उसको, लाइक बाकी चीज़ें आपकी स्ट्रांग है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, डेफिनेटली पब्लिकेशन। उसके बाद दूसरा आपका एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क आपका। उसके बाद तीसरा आपका स्किल सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप पैरास्टोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी को पहले मार्क करते हैं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है या टॉप 10 यूनिवर्सिटी इनमें जाना है। तो आप देखेंगे उनकी, मैं आपको प्रोसीजर बनाने लगा हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है या कैसे सर्च करना है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जिस आप फील्ड में आप हैं वो किस किस यूनिवर्सिटी में है और आप किस किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। आपने शॉर्टलिस्ट कर ली 20 यूनिवर्सिटियाँ 6 मुल्कों से या 20 ही मुल्कों से कह लें, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कोई भी रैंडमली हमने ले ली। उनकी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट में अपना डिपार्टमेंट ढूंढें। अपना डिपार्टमेंट ढूंढ लिया, अब आप देखें कि वो किन रिसर्च थीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं और पूरी फैकल्टी की लिस्ट दी होती है, उनके प्रोजेक्ट्स भी दिए होते हैं, वो किस पे काम कर रहे हैं, किसको स्टूडेंट की ज़रूरत है, ना भी हो तो लेकिन कुछ ने स्पेसिफिकली लिखा भी होता है कि जी वी आर लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट, लाइक ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो आप उनको पढ़ें। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट जो आपने प्रायोरिटाइज करना है वो होंगे जिनका और आपका काम मैच करता हो। लाइक जो मैंने एमफिल में काम किया है उसी तरह का या उससे रिलेटेड वो भी काम कर रहे हो। डेफिनेटली बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, मिलता जुलता होगा, वो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। मैं तो बल्कि ये कहूँगी एक्सेल शीट बनाएं, उसमें यूनिवर्सिटियों के नाम, प्रोफेसर के नाम जो आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, आपने 20 प्रोफेसर शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, उसमें से पहले जो टॉप 10 है वो हायर प्रायोरिटी पे हैं, जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, अगले जो है वो थोड़े थोड़े मैच करते हैं। अच्छा, अब आपने उनके काम को पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे गलती क्या होती है कि एक ईमेल का सांचा बनाया होता है, एक ड्राफ्ट सा, बस हम नाम ही चेंज करते हैं, डियर प्रोफेसर ये और डियर प्रोफेसर ये, नीचे सारा का सारा वही और सेंड कर देते हैं। मैं कहूँगा ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है एक बहुत बड़ा। कि आप बंदे को यार पढ़े बगैर उसको वैसे ही अपनी ईमेल किए जा रहे हैं जनरल सी। एक तो ना सिर्फ ये कि आपका के चांस ज़ाया हो जाएगा, दूसरा ये कि वो आगे से भी वो अनाई होगा कि यार इस यूनिवर्सिटी के यहाँ इधर से जो लोग आते हैं ना वो बस ऐसे ही आते हैं। तो ये चीज़ें कंसिडर करें। आपने करना क्या, उसके काम को पढ़ना क्या, उसके पेपर जो लेटेस्ट है वो पढ़ें और जो प्रोजेक्ट उसने दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप ये देखें कि आपका और उसका काम कहाँ कहाँ मैच करता है। वो जो कोर्सेज आपने किए हैं अपने बैचलर में, मास्टर में, जो उससे रिलेटेड हैं, उनको स्पेसिफिकली हाईलाइट करें
और एक फिर ईमेल लिखें उसको। ईमेल लिखने का बहुत कोई बम्बास्टिक तरीका नहीं है, जो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। डियर प्रोफेसर दिस, जो उसका नाम है, उसके बाद मेरा नाम ये है, मैंने ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने डीवीएम किया, एमफिल किया, ये मेरा रिसर्च टाइटल था, मैंने आपका काम पढ़ा है और उसमें मुझे ये पॉइंट बड़े अच्छे लगे हैं। आपने जस्टिफाई करना होता है कि आप अगर उसके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी फ्यूचर कोलैबोरेशन होगी, वो आपका सुपरवाइजर होगा पीएचडी का या मास्टर्स का, तो क्यों आपको रखे? मतलब एक स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ हौन होनी चाहिए उस काम की। फिर वही एग्जांपल मैं दूंगा पहले वाली, एक बंदा कहता है जी मुझे रख लें, दूसरा कहता है जी मुझे ये काम आता है, और मैं यानी ये नहीं कि आप उसे स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि मुझ में ये चीजें हैं, मैं आपके लिए फायदेमंद हूँ। अपने आप को आपने पोर्ट्रे करना है कि मैं आपके प्रोजेक्ट के लिए बड़ा फायदेमंद हूँ, आपको फायदा होगा मेरा, और मुझे तो ये वाला सॉफ्टवेयर भी आता है, ये वाला भी आता है, यानी बेसिकली मुझे थोड़ा बहुत ये पता है, ये कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी, ये टेक्निक्स मुझे आती हैं, तो आपके प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट है उसमें भी ऐसे ही यूज होनी है। तो इस तरह लिख के कहेंगे कि मैं आपके सुपरविजन में काम करना चाहता हूँ। तो अगर तो वो काफी मिलता जुलता हुआ, डेफिनेटली आपको रिप्लाई आएगा। और हो सकता है कि वो आपको स्काइप के ऊपर कॉल के लिए कहें, इंटरव्यू हो आपका, या थोड़ी सी नेगोशिएशन हो कि थोड़ा सा इस पे आप जनरल सा कोई ड्राफ्ट बना के भेजें, वो आप बना के भेज सकते हैं। इस तरह फिर आगे बात चलना शुरू हो जाती है, फिर आप अप्लाई करते हैं। यानी सबसे अहम चीज है सुपरवाइजर हंट करना या सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस लेना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। वो अगर आपको मिल गई, उसके बाद आपके पास अपनी सीवी बनी हुई है, आपके पास सारा स्किल सेट भी है उस, और हाँ आइल्स, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं वहाँ पे आइल्स मस्ट ही है आई गेस। अगर हम यूएसए की बात करें, शायद मैंने मरवा का वो इंटरव्यू सुना नहीं है, उन्होंने बताया होगा जीआरई जरूरी है बहुत सी यूनिवर्सिटी में, तो आपको जीआरई के लिए जाना पड़ेगा। अदरवाइज आइल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में और मुख्तलिफ जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ज़रूरी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 है ओवरऑल, विद 6 ईच बैंड, चारों सेक्शन में से। तो फिर ये रिक्वायरमेंट जब आप पूरी कर देंगे उनकी, तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, और साथ हाँ रेफरेंस लेटर की यहाँ पे बात आती है। तो यहाँ पे रेफरेंस लेटर के बजाय उसको हम रेफरेंस ईमेल कह लें। आप अपने 2 रेफरी पहले से तैयार रखें, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका सुपरवाइजर ही होता है, वन ऑफ देम। एक सुपरवाइजर या एक टीचर जो आपको पिछले 2-3 साल से जानता हो, उसको आपकी रिसर्च स्किल्स का पता हो, आपने उससे बात की हुई हो कि इस तरह आपको ईमेल आएगी तो काइंडली उसको रिप्लाई कर दें। वो आपने उनकी ईमेल आईडीज देनी होती हैं, उनको एक लिंक चला जाता है, वो उसको खोल के थोड़ा सा लिखने के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कह लें कि शायद पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपको रैंक करते हैं, हाँ जी, कि ये बंदे की टीम वर्क कैसा था, इसका एटीट्यूड कैसा था, एप्टीट्यूड कैसा था, रिसर्च स्किल्स इसकी कैसी हैं। तो ये जो है वो सारा पूछ के फिर अच्छा अब क्या होगा, फिर वो आपका सारी की सारी प्रोफाइल जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस होगी, वो एक कमेटी के पास चली जाती है। कमेटी जो इंटरनल सिलेक्शन कमेटी होती है वो आपको अवेलुएट करती है, उसका क्राइटेरिया फिर यानी आपने यूनिवर्सिटी का सारा क्राइटेरिया जो बेसिक था मेट कर लिया है। अब वो देखेंगे क्या हमारे पास इतना फंड है और कंपटीशन कितना है। अगर तो एक स्कॉलरशिप के ऊपर 4 बंदे रखने हैं और 200 बंदों ने अप्लाई किया हुआ, तो वेरी कम्पिटिटिव डेफिनेटली। लेकिन अगर 10 स्कॉलरशिप में 4 बंदों ने अप्लाई किया है, वो तो मोस्ट प्रोबेबली इसको रख लेंगे अगर उनका काम मिलता हो। तो यहाँ पे एक ट्रिक या कह लें कि टिप ये है कि कोशिश करें कि जो एक ब्रॉडली एक बड़ा स्कॉलरशिप होता है ना कि सारे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी बजाय खुद सुपरवाइजर तलाश करें जिसका काम मिलता जुलता हो, वो 1-to-1 बात करें, वो एक ज्यादा कह लें कि अच्छा तरीकाकार है। ये एक जनरल सा ओवरव्यू था। अब आप कोई स्पेसिफिकली मुझसे पूछें। ये तो कामरान भाई आपने एक जनरल ओवरव्यू बता दिया, तो हमारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहेगी कि वो जिस तरह आपने कहा कि आप जो है वो प्रोफेसर्स को ढूंढें, उनके साथ कनेक्टिविटी करें, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर प्रोफेसर्स की डिटेल, यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल या स्कॉलरशिप्स की डिटेल जो है आपको एक कम्प्रीहेंसिव डिटेल मिल जाए, या जिसने आपको फैसिलिटेट किया हो जब आप स्कॉलरशिप हंटिंग कर रहे थे या जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं? डेफिनेटली मैंने हेल्प ली थी। सबसे अच्छा जो ग्रुप मुझे लगता है हाईली रिकमेंडेड, स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से है फेसबुक पे। मेरे ख्याल कोई 3 लाख या उससे भी ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं।
और 6 लाख, उसमें 6 लाख हो गए। जबरदस्त जबरदस्त। तो 6 लाख देखे मेंबर हैं और काफी ज्यादा वहाँ पे मॉडरेटर भी हैं और रेगुलर वहाँ पे पोस्ट आती हैं। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे जो आपको गाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा नहीं ख्याल कि कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने छोड़ी हो, इटली हो, जर्मनी हो, पूरा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया क्या, अमेरिका क्या, तमाम के वहाँ पे अलमनाई में कहूँगा मौजूद हैं। और वकार जो है मेन है वहाँ, और वो उसको मॉडरेट करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, अगर हो सके तो मैं यहाँ पे, पता नहीं कमेंट कहाँ करते हैं, मैं कमेंट्स में कुछ लिख वो सेंड कर देता लिंक, मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आप पोस्ट के बाद कर दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है। तो कुछ वो चीज़ें हैं, कुछ यूट्यूब पे चैनल मौजूद हैं ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी अच्छे हैं। और एक मैं कहूँगा आइल्स के की तरफ से ना एक बात है कि स्टूडेंट पता नहीं क्यों डरते हैं आइल्स से। मेरे ख्याल एक तो फ़ी है उसकी थोड़ी ज़्यादा, शायद ये वजह हो, लेकिन उसका तरीका भी ये है कि अगर आपने एम कर ही लिया है कि हाँ जी मैंने करना ही है, तो महीने के भाई पैसे जोड़ना शुरू कर दें। महीने के 5,000 बचाएं, कोई 10,000, कुछ ना कोई, या पकड़ लें किसी से उधार ले लें, तो 30,000 35,000 कितनी फी होगी। डेफिनेटली एक बैचलर स्टूडेंट के लिए या उस वक्त शायद मास्टर्स के लिए मुश्किल काम हो, लेकिन स्कॉलरशिप में आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत अच्छा होता है आगे। तो आपको पहले मंथ में सब कुछ रिटर्न हो जाएगा, आपकी सारी चीजें जो आपने मतलब मोनेटरीली मनी वाइज आपको काफी कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो आइल्स का बता था कि आइल्स लिज IELTSLIZ.com, वन ऑफ द वंडरफुल वेबसाइट, मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ। उस बंदी ने वो जो वहाँ पे ट्यूटर है इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है हर हर चीज को, एग्जांपल्स, वीडियोस, वर्कशीट्स, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। एक एक अगर कोई बंदा किसी भी एकेडमी के पास जाने के बजाय उस वेबसाइट के ऊपर एक महीना लगा लेना, वही बहुत है मेरे ख्याल में। तो ये दो प्लेटफॉर्म अभी मेरे जहन में आ रहे हैं, कोई और हुए तो वो भी डेफिनेटली मैं जरूर बताऊंगा। एग्रेरियन टॉक में वन ऑफ देम। जी अच्छा, थैंक यू सर। और आप एक जनरल ओवरव्यू बता देंगे ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई स्कॉलरशिप्स हैं तो ये स्कॉलरशिप्स हैं, वो कोई उनकी लिस्ट वगैरह बता दें जो ज़्यादा फेमस स्कॉलरशिप है या ज़्यादा जो है वो हाँ लोग प्रेस्टिजियस जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं। और सेकेंडली ये हाँ बता दें कि वो साल में जो है उनकी टाइमलाइन अप्लाई करने की क्या होती है, कब स्टूडेंट को जो है वो ट्राई करना चाहिए, स्पेशली किस सेमेस्टर में जो है वो स्कॉलरशिप हंटिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक हो गया। सबसे एक अच्छा स्कॉलरशिप वो है RTP, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मतलब कहने के गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह उसको मैं किस तरह एग्जांपल दूं, जिस तरह हमारे वो एक होता है ना फंड, नाम नहीं मेरे इसका याद आ रहा, जो कि हर यूनिवर्सिटी को ही दिया जाता है, एक स्कॉलरशिप होता है। तो हाँ जी जी जूनियर, आपको नाम याद है उसका भला, वो जो एक स्कॉलरशिप होता है? एंडोनमेंट फंड तो नहीं है शायद। नहीं नहीं, एक और भी है जो एमफिल वगैरह चलें, में शायद। फंड हाँ गवर्नमेंट की तरफ से हाँ फंड होता है। ओके। हाँ एक होता है। हम्म। तो इस तरह से ही ना वो ये कह रहे हैं कि एक मेन वो एजुकेशन सेक्टर की तरफ से हर यूनिवर्सिटी में ये है। और ये उनको जो रिक्वायरमेंट होती है, मुख्तलिफ अपने जो फैकल्टीज हैं, जो उनकी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन हैं, या कह लें कि उनकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसके हिसाब से एडवर्टाइज करते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ प्रोफेसर अपना अपना। या जनरली भी आप कह लेंगे कि बड़ा स्कॉलरशिप RTP, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप सिर्फ रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम लिख के सर्च कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आपको उसको सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी नज़र आ जाएंगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दी हैं। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम हो, आइल्स हो, CV अच्छी हो, तो वो एक वो है। और एक दो और भी हैं, लेकिन वो उनकी कुछ और तरह से, एक सिर्फ मास्टर्स के लिए है, और एक जो है वो है क्या कहते हैं, जिनकी कोई एक्सपीरियंस हो उस फील्ड का। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने एग्रीकल्चर की डिग्री की है, उसने 5 साल फील्ड में काम किया है, और या एक कोई वेटनेरियन है, उसने अपनी फील्ड में काम किया हुआ, उसके बाद वो दिया जाता है। मैं उसके लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो लेकिन RTP सबसे एक बेहतरीन है, जिसके ऊपर ऐसी कोई शर्तें नहीं है कि आप उनका एक्सपीरियंस हो, या आप फ्रेश हैं, या आप कह लें कि 5 साल आप गुजार चुके हैं, वो एक ओपन है। अच्छा, और किस कब अप्लाई करना चाहिए आपने ये पूछा था। उसके लिए आप मेरे वैसे तो वो
ट्वाइस इन अ ईयर ओपन होता है, लेकिन वो राउंड द ईयर ही ओपन है, क्योंकि जब तक आपने उसको अप्लाई करना है ना, जब तक आपने सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेनी है और आपने अप्लाई करना है, तो वो इतना टाइम लग ही जाता है सारी चीज़ों में। तो उसको ये समझे कि वो ओपन ही ओपन है हर वक्त, जनरली स्पीकिंग। और आप बस अपना सुपरवाइजर से बात करना शुरू करें, लोगों से कनेक्ट करना शुरू करें। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे, 1-2 माह का ही बस उसमें फ़र्क होगा, और वो आपको, अगर आप वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो डेफिनिटली आप उस सेक्टर में फ़ॉल कर जाएँगे। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे है जुनैद, शायद। सॉरी, मैं सुन नहीं पा रहा जुनैद, आपको शायद आप म्यूट हैं। Sorry. जी। Sometimes we send an email and that goes to spam or junk box. How to handle this problem? Assalamu alaikum. Good job. वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद शहजाद अंजुम भाई। ऐसे वैसे होता नहीं है कि स्पैम या जंक में चली जाए। वो अगर तो किसी ने स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं ऐसी, बहुत ज़्यादा किस्म की, किसी सुपरवाइज़र ने, किसी रिसर्चर ने, फिर हो सकता है। वैसे नहीं मेरा ख़्याल कि वो ऐसे जाती हैं। अगर आपने उसको थॉरोली एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि आपने बताया है मैं कौन हूँ, ये मेरा काम है, और सबसे अहम, मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ आपके काम में, या मेरे होने से आपके प्रोजेक्ट को क्या फ़ायदा होगा, यानी आप मुझे क्यों सेलेक्ट करें। आपने एक है ना एलिवेटर पिच जो होती है, एलिवेटर पिच तो नहीं कहूँगा ये मैं, वो तो बहुत शॉर्ट सी एक होती है। आप ने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, ये रिसर्च स्किल, ये स्किल सेट मेरा है, इस तरह मैच करता है, आपका काम मुझे इस ये पॉइंट की वजह से पसंद है, तो डेफ़िनिटली वो बंदा ज़रूर इंटरेस्टेड होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने उस बंदे को पढ़ा हो, आपने सिर्फ़ एक ईमेल ना बनाई हो। तो मेरा नहीं, जंक में नहीं जाती, शायद ही है कहीं जाती हों, अगर या आपको लगता होगा। वैसे ये आपने, मुझे नहीं पता, अगर आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि वो जंक में चली गई है? वो तो दूसरे बंदे के इनबॉक्स में गई है ना, आपको तो नहीं पता चलेगा। नहीं हो सकता वो बाज़ का तो होता है ना कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उससे भी एक अंडरस्टैंडिंग इस हाँ, तरह की बिल्डअप हो जाती है। ये है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जब आप ईमेल करना शुरू करते हैं, तो 2-3 करने के बाद अगर आपको रिप्लाई ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जी बस होना ही नहीं हैगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख़्याल है अगर 20-30 के बाद भी रिप्लाई ना आए तो कोई मसला नहीं है। मोस्टली कुछ लोगों ने ऑटो रिप्लाई लगाया होता है कि मैं अवे हूँ, या वो वैसे ही बता देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये भी मिलता है कि हम ऑलरेडी फुल हैं, और ख़ास तौर पे आज के दौर में तो कोरोना की वजह से तो वो शायद आपको ये है कि अभी हम स्टूडेंट नहीं ले रहे, 1 साल वेट करें, 2 साल वेट करें। तो ये थोड़ा कह लें कि बर्दाश्त सब्र का काम होगा, लेकिन कीप अप्लाइंग। ये ये हो सकता है डेफ़िनिटली कि आपको लेट रिप्लाई आए। अच्छा कामरान भाई, ये एक क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड बाय क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, कैन वी डायरेक्टली ईमेल टू प्रोफेसर? हाँ जी, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके ऊपर मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, वन ऑफ देम, बाकी 2 और भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा। और कैन वी डायरेक्ट ईमेल, मेरा ख़्याल करनी ही डायरेक्टली चाहिए, सबसे अहम चीज़ जो है। क्योंकि अगर आप ये कहें, मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग अपने सीनियर्स को कहते हैं यार कि मेरी बात कर दें सुपरवाइज़र से, तो ऐसे नहीं होता। आप किसी को कहें वो आपके लिए बात करे या आपके लिए जगह बनाए, तो ये एक तरह से नेगेटिव, आपके ही बारे में नेगेटिव जाता है कि क्या आपकी इतनी स्किल नहीं है कि आप डायरेक्टली बात कर सकें, तीसरे बंदे को बीच में क्यों लेके आना है? डेफ़िनिटली डायरेक्ट बात करनी चाहिए, इट्स गुड थिंग। ये मंजूर हुसैन साही साहब है, इनके साथ आज हमारा 8 बजे भी प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि ईमेल गोज टू जंक फॉर श्योर, यूज जीमेल हुँ, अकाउंट, इट्स द बेस्ट वन। तो ओके। उसमें हुँ, कामरान भाई मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि हम भी ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट से रेलिवेंट हमारी ईमेल्स वगैरह बनी होती हैं, तो उसमें जब भी याहू से या हॉटमेल से ईमेल करते हैं ना, वो हमें हुँ, रिसीव नहीं होती। तो वो फिर अच्छा, हम जिसको भी ईमेल करने का कहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जीमेल से जो है ना आप ईमेल करें। तो जो अच्छा, वेबसाइट्स की ऑफिशियल ईमेल्स होती है ना, उसमें शायद कह लें कि सिर्फ जीमेल है जो कंपैटिबल होता है उनके साथ। तो हुँ, थैंक यू सर, आपने इस चीज़ को जो है वो क्लियर किया हमारी ऑडियंस के लिए। और शाम को इनका शायद इंटरव्यू भी है 8 बजे, तो बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि तब जो है ना आप ज्वाइन करें।
तो अच्छा जी कामरान भाई, बाज़ औक़ात होता ही है कि जब एक बंदा स्ट्रगलिंग फेज़ में होता है तो वो अप्लाई कर रहा होता है, जिस तरह आपने कहा कि अप्लाई करते रहना चाहिए और इससे एग्ज़ॉस्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई किया और अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरी जो है वो ग़ालिबन अमार तुफ़ैल भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना अप्लाई किया और सबके मैंने ना फ़ोल्डर्स कंप्यूटर के अंदर बनाए हुए हैं। तो उसके बाद मुझे बिल्कुल। स्कॉलरशिप हंटिंग हुई। तो जब अच्छा आप इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और डेफ़िनिटली हर यूनिवर्सिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अलग-अलग और अलग तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर्स के अंदर किस तरह आपको मैनेज करना चाहिए या अपनी आसानी के लिए उसको किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं? डिफरेंट फ़ोल्डर्स आपको बनाने चाहिए, कंट्री वाइज़ होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? हाँ जी, मेरा ख़्याल है कि ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देख लीं, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो और यानी एक कंट्री की चलें बात कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा ही होता है, सबका थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। अगर चाइना का बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बाद उस कह लें कि शायद कुछ किसी और का डिफरेंट हो, लेकिन मोस्टली एक कंट्री एक जैसा ही होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जो आपकी जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप उनको स्कैन करके रखें और स्कैन भी मतलब दोनों साइड से मोस्टली, क्योंकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है मुझे सब यूनिवर्सिटी का नहीं पता, अपनी यूनिवर्सिटी की मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीछे ग्रेड सिस्टम लिखा होता है कि ए ग्रेड इतने परसेंट पे होगा, बी इतने पे, सी इतने पे। अगर नहीं है तो शायद वो, अगर कोई अलग से भी कोई रेडी सिस्टम है, उसको भी आप कॉपी कर लें, उसको भी स्कैन कर लें। तो वो भी यूनिवर्सिटी को मोस्टली चाहिए होता है, वो देख, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का या मुख्तलिफ कंट्रीज़ का डिफरेंट सिस्टम हो सकता है। तो एक तो ये बात, उसके बाद डेफ़िनिटली आइल्स की एक कॉपी जो है वो, और कुछ बार वो आपसे ऑनलाइन जो आइल्स का एक कोड होता है, जिसको देख के आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। यानी ये तो नहीं कि ये फ़ॉर्ज्ड किस्म का किसी नकली भी बना सकता है कोई बंदा। उसको देखने के लिए उन्होंने जो बंदे जिन्होंने आइल्स दिया उनको पता है कि आप एक नंबर दे के ही बता सकते हैं कि ये मेरा कोड है, अगर आप इसको सर्च करें तो आप मेरी सारी डिटेल्स आ जाएँगी। तो आप इंस्टीट्यूशंस को आप दे सकते हैं। ये हो गया, उसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे हम थोड़ा-सा रिसर्च प्रपोज़ल की तरफ ही मैं बात करना चाहूँगा। ये एक बड़ी अक्सर बात पूछी जाती है, क्या रिसर्च प्रपोज़ल बनाना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि एट द वेरी फर्स्ट स्टेज नहीं, क्योंकि आप अगर तो बिल्कुल श्योर हैं कि आपने बहुत इसी फील्ड में एक बहुत यूनिक और स्पेसिफाइड टॉपिक को लेना है, तो उतना ही आप लिमिट हो जाएँगे। हो सकता है कि एक अपॉर्च्युनिटी हो, आपका स्किल सेट से मिलता हो, लेकिन आपका प्रपोज़ल बिल्कुल ही डिफरेंट हो। एक बंदे को, एक प्रोफ़ेसर को एक स्टूडेंट चाहिए, लेकिन आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगर तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कैचिंग है, इतना प्रॉमिसिंग है कि आप कन्विंस कर सकते हैं कि इट्स वेरी वंडरफुल और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होंगे, जो भी उसमें सारी चीज़ें हैं, तो शायद हो सकता है। लेकिन एक ही उसके ऊपर नहीं टिकना चाहिए कि ये है और यही करना है। आपको बहुत सी जगह पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और डेफ़िनिटली कुछ बार तो ये भी हो सकता है कि आप किसी एक सेक्टर के हों, आपको दूसरे सेक्टर में जाना पड़े, या लाइक कॉम्बिनेशन। आगे जाके ये बड़ा चलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली पैरास्टोलॉजी के हैं, तो पैरास्टोलॉजी ही की डिपार्टमेंट में ही जाएँगे। आप माइक्रोबायोलॉजी में, आप पैथोलॉजी में भी जा सकते हैं और मुख्तलिफ वही टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक लैब में बहुत तरह का काम हो रहा होता है। तो ये भी इन चीज़ों का मतलब हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा सीवी, आइल्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ सर्टिफ़िकेट्स। मैंने कभी भी कोई सर्टिफ़िकेट वैसे नहीं सेंड किया। मेरे पास इतने ज़्यादा होंगे, वो फ़ाइल पूरी पड़ी हुई थी। वो वाली ना जो मिलते हैं, ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, क्लब्स के। लेकिन वो अगर आपने लिख दी हैं 2-3 मोटे-मोटे, वो काफ़ी हैं कि यहाँ पे ये मैं 1-2 पोज़ीशंस पे रहा हूँ। जनरल सेक्रेटरी हो गया, वाइस प्रेज़िडेंट या कुछ भी। इवन सिर्फ़ ये लिखने के वॉलंटियरिज़्म के तौर पे आपने कुछ 1-2 प्रोजेक्ट किए हैं, दैट विल बी इनफ फॉर अ गुड सीवी। कामरान भाई, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे तो तकरीबन जो फेजेस हैं अप्लाई करने की वो सबकी मिलती जुलती हैं। तो काइंडली ज़रा कम्प्रीहेंसिवली हमारी ऑडियंस को अगर आप बता दें कि सबसे पहले आपने पासपोर्ट से शुरू किया और डिग्री हाँ। वेरिफिकेशन तक और बाद में अप्लाई करने तक, तो वो एक जो फेज़ डिफरेंट फेजेस की मेन स्ट्रीम बनती है, वो ज़रा हमारी ऑडियंस को टाइमलाइन बता दें कि ये टाइमलाइंस होती हैं, इसके थ्रू जो है वो आप स्कॉलरशिप हंट करते हैं, ताकि हम कंक्लूड करें अपने सेशन को।
अच्छा, कुछ रिक्वायरमेंट्स पासपोर्ट तो मेरा ख्याल एक अच्छी चीज़ है, वैसे भी बनवा लेना चाहिए। अगर नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए जाना तो घूमने-फिरने का, यानी अगर आपने एक चीज़, वो कहते हैं ना, स्टीयरिंग ले लिया तो गाड़ी भी आ जाएगी, पासपोर्ट ले लिया तो कहीं घूमने-फिरने भी चले जाएँगे। पासपोर्ट बनाना अच्छी बात है, बना के रखें, बहुत पहले ही बना के रखें, ज़रूरी है। और डिजिटल आईडी कार्ड मुझे नहीं पता कि इस वक़्त शायद कंपल्सरी हो चुका हो। 2 तरह के चलते हैं ना, तो एक वो डिजिटल टाइप है, यानी वो जिसमें वो कह लें कि माइक्रोचिप सी लगी होती है, तो वो स्मार्ट कार्ड। हाँ, स्मार्ट कार्ड, तो वो एक आपके पास हो। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें, हेल्थ चेक और बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक, वो बाद की बातें हैं। जब आप श्योर हो चुके हैं, आपको ऑफर लेटर आ चुका हुआ है, फिर यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती हैं वो चीज़ें। वो उनका कुछ स्पेसिफाइड अदारा भी वो आपको बता सकते हैं, स्पेसिफाइड, या कह लें कि वो डिपेंड करता है, वो वेरी करेगा। तो वो उसके लिए इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहला स्टेप जो है, आपने सर्च कैसे करना है स्कॉलरशिप को, उसके बाद कैसे प्रोफ़ेसर को ईमेल करनी है, वेरी ईज़ी, खुद करें। और किसी को, हाँ, एक चीज़ बात की, उसका जब ईमेल करनी है, प्रूफ रीड उसको लाज़मी कर लें और करवा भी लें। किसी सीनियर से, किसी दोस्त से जिसको आपको लगता है कि इसकी एक्सपर्टीज़ है इस फ़ील्ड में, तो उनको दिखा लें कि ये मैंने लिखा है, ये कैसा है। फिर आप उसको खुद आप मॉडिफ़ाई करते जाएँ। और जब भी करें तो एक बड़ी मिस्टेक भी हो जाती है कि ईमेल आपने कोई और लिखी हुई है, नाम कोई और लिख दिया है, या अक्सर यहाँ ऐसे कुछ केसेज़ आए हैं जो कि मेरे ही कुछ सुपरवाइज़री कमेटी में से लोगों ने बताया कि हमें उन्होंने मैडम कहा, या जब आपको नहीं पता जेंडर का, नेम कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो आप ना लिखें, डियर लिख लें सर, मतलब डियर काफ़ी है, या डियर प्रोफ़ेसर भी लिखना है तो प्रोफ़ेसर लिख लें, या सीधा-सीधा नाम लिख लें। ज़रूरी नहीं है आप सर, मैडम या कुछ और अलक़ाब दें। इतना ज़रूरी नहीं है मेरा ख़्याल, अगर आप श्योर नहीं हैं तो। जी, अच्छा, 1-2 क्वेश्चन्स भी हैं जुनैद। मोहम्मद हरून साहब हैं, कहते हैं इट मींस रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ स्कॉलरशिप कैटेगरी, इज इट मेंशन्ड ऑन क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट? हाँ जी, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम एक स्कॉलरशिप कैटेगरी है जो कि सिर्फ़ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में नहीं है। यूनिवर्सिटी सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तकरीबन हर मेजर यूनिवर्सिटी में ये है, और एक जनरल प्रोग्राम है। और इसकी कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी की स्पेसिफाइड भी हो सकती हैं, और कुछ फैकल्टी की स्पेसिफाइड भी हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी फैकल्टी ने ख़ास तौर पे मेडिकल साइड वालों ने 6.5 की बजाय 7 रिक्वायर किया हो आइल्स को, या कुछ ने ये रिस्ट्रिक्शन दी हो, कुछ डिपार्टमेंट्स ने या सुपरवाइजर्स ने, कि आपकी ऑलरेडी 3 पब्लिकेशन पीयर रिव्यू होनी चाहिए। वेरी करता है, लेकिन बाकी जो है ये हर ही यूनिवर्सिटी में है। जी। मोहम्मद शहजाद अंजुम साहब हैं, ये सवाल कर रहे हैं, पीटी इज बीइंग प्रमोटेड वर्सेस आइल्स हियर इन पाकिस्तान बाय सम academies, what is your kind opinion in this regard? हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है, पीटी ही अब पाकिस्तान में शुरू हो गया है, और यहाँ पे दोनों ही चलते हैं, पीटी भी और आइल्स भी। पीटीई का एक और फ़ायदा भी है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सिटीज़नशिप लेने की, या परमानेंट रेज़िडेंस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो पीटीई आई थिंक ये 5 साल के लिए वैलिड है। और ज़बरदस्त है ये, सेम आर्ट्स की तरह तो थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन इसका जो वेटेज है वो सेम ही है। यानी आप आइल्स भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, पीटीई प्रेज़ेंट कर सकते हैं। आपने मिनिमम उसके स्कोर जो रिक्वायर्ड है वो आपने ऑब्टेन कर ली है, तो आप कोई भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। दोनों ठीक है। कामरान भाई, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए बाज़ लोग कहते हैं जी सीवी जो है वो 1 पेज होनी चाहिए, बाज़ कहते हैं कि जितनी आप कंप्रीहेंसिवली और डिटेल्ड अपनी चीज़ें जो हैं वो उधर शो कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। तो आपके मुताबिक एक अच्छी सीवी क्या होनी चाहिए? अच्छा, मेरी मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि बहुत अच्छी सीवी और अच्छी सीवी और माड़ी सीवी कौन-सी है। लेकिन ये है कि 2 टू 3 पेज, मेरी 3 पेज की थी, बल्कि 2 की थी, वो थोड़ा-सा 2 एंड हाफ कह लें। तो उसमें आपकी एकेडमिक्स के बारे में सारा आ जाएगा, आपका रिसर्च टाइटल जो, या थीसिस वगैरह की थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टॉपिक कह लें, और सबसे अहम चीज़ आपकी पब्लिकेशन है।
चाहे वो आप आइदर फर्स्ट ऑथर है, सेकंड ऑथर है, जिस तरह भी है, कोई भी आपकी वो पब्लिकेशंस आ जाएँगी। फिर आपके रिसर्च स्किल्स जो आप हाइलाइट करना चाहते हैं, आपका प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस अगर कोई है, वो अगर आप लाइक सिर्फ़ मैंने किस तरह किया था और मुझे जो अच्छा फॉर्मेट लगता है वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन भी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ कि मैंने अपना एंग्रो फूड्स का लिखा, उन्होंने मुझे हायर किया था एज़ वेटरनरी ट्रेनर, डेयरी ट्रेनर। तो मैंने एक लाइन में लिखा कि कौन-सा प्रोजेक्ट था, किस ईयर में था और मेन पॉइंट्स उसके क्या थे। यानी उसमें हमने उनको बेसिक ट्रेनिंग स्किल्स के बारे में बताना था और कह लें कि जी थोड़ा-सा हमने नेटवर्किंग की थी और प्रोजेक्ट का एम क्या था। इस तरह आप लिखते हैं जी वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, तो थोड़ा-सा उसका एक लाइन में एम लिख दें, कि उसका एम ये था। यानी वो क्लियर हो जाए, यानी कोई हो सकता है कि सोसाइटी का नाम ही अजीब-सा हो या कह लें कि उससे कुछ पता ही ना चले ये सोसाइटी करती क्या है। क्या ये एंटरटेनमेंट सोसाइटी थी या कह लें कि वो रिसर्च सोसाइटी थी या कह लें कि स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट की सोसाइटी थी, तो एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना चाहिए। और रेफरेंस ऑन डिमांड ही होते हैं मोस्टली जो आप देना चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। और थोड़ा-सा वॉलंटियरिज़्म का भी आप अपना 1-2 पॉइंट लिख दें। तो ये सारा जो है मेरा ख़्याल है 2 पेजेज़ में या 3 पेजेज़ में आ जाता है। अगर आपकी ब काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशन हो, ज़ाहिर-सी बात है वो उस लिहाज़ से पेजेज़ फिर वो तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते उसको। मैंने देखा है कुछ लोगों की पब्लिकेशन माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती हैं। 10-10, 12-12, 15-15 से भी वो और अच्छे जर्नल्स में, तो ज़ाहिर बात है 1 पेज उनका बढ़ ही जाएगा डेफ़िनिटली। कामरान भाई, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से नो डाउट आप इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिल रहा होता है, इंटरेक्शन जो है वो आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हो रहा होता है। तो कुछ आप इंसेंटिव्स के बारे में ज़रा डिटेल से बता देंगे हमारी ऑडियंस को कि ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलरशिप्स में ये आपको जो है वो इंसेंटिव्स मिलते हैं और हुँ। किस तरह जो है वो कह लें कि उधर जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान से डिफरेंस है। हाँ जी, इंसेंटिव्स में आपका जो फ़ी है वो ऑफसेट मिलेगा आपका पूरा, यानी यूनिवर्सिटी की फ़ी आपको पे नहीं करनी। उसके बाद आपको लिविंग अलाउंस मिलेगा, वो आई थिंक सो इस वक़्त 28,000 या 27,000 पर ईयर है, यानी वो तकरीबन $2200-2300 बन जाता है पर मंथ। और यहाँ पे फोर्टनाइटली आपको स्कॉलरशिप मिलता है, हर 15 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, तकरीबन $1100-1200 के करीब। डिपेंड करेगा कौन सा स्कॉलरशिप है, लेकिन एक जनरल ये मिनिमम मैं कह सकता हूँ कि इतना है। उसके बाद आपको कुछ आरटीपी में तो शायद थोड़ा-सा मिलता है, लेकिन 1-2 स्कॉलरशिप हमें ज़्यादा मिलता है। तो रीएलोकेशन का होता है, यानी आप वो पहले 1-2 मंथ में मिल जाता है आपको अब सेटलमेंट के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाना चाहते हैं, उसके लिए भी ग्रांट्स अवेलेबल होती हैं, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। ट्रैवलिंग के लिए भी ग्रांट्स आपको मिल जाती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से ही, अगर आप उसके क्राइटेरिया पे आ रहे हैं, अपना वर्क प्रेज़ेंट कहीं करने जा रहे हैं। यही है और उसके अलावा सच एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो हेल ऑफ द डिफरेंस आई गेस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत इनकरेजिंग यहाँ पे है सिस्टम, कहीं-कहीं जाके बंदा प्रेशराइज़ भी हो जाता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग काफ़ी इनकरेजिंग है कि आप एक डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। आपका मुख्तलिफ आपके एक ही स्कूल में मेरा ख़्याल है कई मुल्कों के लोग होंगे। आपको डिफरेंट कल्चर्स का कह लें कि आशनाई होती है, उनसे आप मिलते हैं, बात करते हैं और सुपरवाइज़र बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है और आप खुल के उनसे बात कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सबसे अच्छी बात है, इसके ऊपर तो एक अलग से सेशन होना चाहिए कि जो सुपरवाइज़र स्टूडेंट की मीटिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा लैकिंग है पाकिस्तान में। कि जब हम उनको वीकली या महीने में 2 बार मिल ही रहे, ना सुपरवाइज़र को पता है कि स्टूडेंट की क्या मुश्किलात हैं, ना स्टूडेंट जो है उसको बता सकता है मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या परेशानी है, क्या मेंटल स्ट्रेस मेरे ऊपर आ रही है। यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, यानी बिला वजह की। अगर आप रिसर्च की आपको कुछ नहीं आ रहा, आप किसी स्किल में लैकिंग हैं, कोई लैब टेक्नीक हो गई, कुछ भी हो जाए, तो आप सीधा क्या बता सकते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये कोर्स मैं करना चाहता हूँ।
तो हो सकता है आपको कोई कोलीग आपको टाइम दे दे या आपको किसी कोर्स में एनरोल करवा दिया जाए। मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी निकल आती हैं, यानी कि फ़ोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ होता है इनका ज़्यादा। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है। और दूसरा, मोस्टली प्रोजेक्ट यहाँ पे जो हैं वो गोल ओरिएंटेड हैं, यानी कि मोस्टली इंडस्ट्री की तरफ से भी हैं। यानी कि इंडस्ट्री डिमांड करती है, ज़्यादातर कोलैबोरेशन इंडस्ट्री से होती है कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये एक रियल लाइफ़ प्रॉब्लम है, उस पे हमने काम करना है। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा-सा शायद कम है ये काम, हमारे यहाँ टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर जो है वो उस वक़्त इन चीज़ों को थोड़ा-सा कहीं इग्नोर कर दिया जाता है कि जी रिसर्च बाय रिसर्च भी कई बार हो जाती है, सिर्फ़ थीसिस भरने के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस, इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन ना होना, वो तो बहुत कुछ है, वो एक अलग फैक्टर है। यानी एक तो गोल ओरिएंटेड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अच्छा है सिस्टम, ईज़ी है। जी। ये हमारा एक क्वेश्चन है, मोहम्मद शहजाद अंजुम साहब में कह रहे हैं, इफ वी हैव पब्लिकेशंस एज को ऑथर, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशंस। तो मंजूर अच्छा, हुसैन साही साहब है, इन्होंने कहा है, शहजाद, हुँ। इफ यू कुड डिफेंड योर पब्लिकेशन प्रीटी वेल, then worth is the same, but main author definitely has the most worth than the rest। जी एग्ज़ैक्टली, कामरान बिल्कुल ऐसे ही है। जो मेन ऑथर है या कह लें कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर या जो फर्स्ट ऑथर जो है, मेन तो वही हैं। चाहे आप सेकंड, थर्ड भी हैं तो अगर आप उसको आप बता सकते हैं कि क्या स्किल्स आपने इस प्रोजेक्ट से सीखे हैं इस पब्लिकेशन के दौरान, वो भी आप हाइलाइट कर सकते हैं और उसको डिफेंड कर सकते हैं, तो डेफिनिटली इट्स अ प्लस। जी। कामरान भाई, एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आपने हंट किया, तो एक थोड़ा सा हमें लास्ट पे, यानी कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, तो एक हमें अपनी रूटीन बता दें कि आप ये रूटीन जो है उसको फॉलो अप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और दूसरा बताएं जी। कि क्या कोई पार्ट टाइम जॉब करने के हवाले से या वर्क करने के हवाले से कोई गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई फैसिलिटेशंस हैं, क्या सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा, एक शुरू-शुरू में आके तो ऐसे था कि इतना आप पे प्रेशर नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम थोड़ा-सा डिफरेंट है यूएसए से और कुछ और जगह से भी, कि यहाँ पे कोर्स वर्क नहीं है पीएचडी में। आप डायरेक्टली कह लें कि शुरू हो जाते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू की तरफ और फिर एक्सपेरिमेंटल प्लान और एग्ज़ीक्यूशन उसकी शुरू हो जाती है। कोर्स वर्क आपके नहीं है। ये एक मेरा ख़्याल है अच्छी चीज़ भी है, थोड़ी-सी नेगेटिव भी है कि अगर आप कहीं लैकिंग कर रहे हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग नहीं मिल रही और अच्छी इस तरह से आगे वो परेशानी कोई नहीं है, कोई आपने पासिंग ग्रेड नहीं लेने उसमें। अच्छा, एक टिपिकल डे कुछ इस तरह का है कि सुबह को उठ के आप जी नाश्ता बनाएँ अपना, खुद ही बनाएँ। फैमिली के साथ है तो मौज है आपकी, अदरवाइज़ ज़ाहिर बात है आपको खुद ही बनाना है। और फिर यूनिवर्सिटी जाने के बाद मेरा जो है वो फील्ड वर्क भी थोड़ा-सा होता है वीक में 1 दिन सैंपलिंग के लिए या कह लें कि वैसे मॉनिटरिंग के लिए एनिमल्स के ऊपर काम है, कैटल के ऊपर। तो उधर जाना और फिर बाकी सारा लैब का काम है। आपका ज़्यादा काम बैठने वाला है, कंप्यूटर पे करने वाला, लिखने का, लैब में करने का, तो प्रिटी बोरिंग भी हो जाता है अक्सर, बंदा थक भी जाता है। नॉर्मल डे तो 9 टू 5 है, लेकिन ये लकी डेज़ हैं जो 9 टू 5 हैं, अदरवाइज़ 7, 8, 9, 10 पीएम भी हो जाते हैं लैब में अक्सर, अगर आपके पास ज़्यादा काम है। ख़ास तौर पे जब आपको कोई माइलस्टोन आया हुआ है, आपने कोई रिपोर्ट प्रेज़ेंट करनी है, तो ये ऐसे हो जाता है। और उसके बाद फिर वापस आ गए आपकी अपनी रूटीन है कि आपने खाना-शाना अगर बना के रखा हुआ है 1 हफ़्ते पूरे का, 2 दिन का, तो वो गरम करें, खाएँ। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि हॉस्टलों में लोग रहते रहे पहले, वो तो डेफ़िनेटली ज़बरदस्त उनको काफ़ी चीज़ें पहले ही पता होती हैं। अदरवाइज़ कुकिंग स्किल वन ऑफ द स्किल दैट एवरीवन शुड हैव। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो लड़के हैं ख़ास तौर पे भाई कुकिंग सीख लें अगर आप बाहर आना चाहते हैं। तो एक बहुत बहुत फ़ायदे हैं इसके। आप मज़ा करेंगे, खुद बनाएँगे, खुद खाएँगे। और अच्छा, और दूसरा आपने पूछा था सॉरी कि इसके अलावा हम क्या कोई जॉब कर सकते हैं साथ? तो करते हैं लड़के, कुछ और जॉब्स भी करते हैं, यानी उबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे की जाती है, उबर ईट्स और उबर एक्स।
वो लड़के भी करते हैं। और दूसरा लेकिन उससे एक ये कि आपका फिर टाइम जो है आपको डेफ़िनेटली इसको देना पड़ेगा। वो अपना फिर आपने रेस्ट का टाइम आप सैक्रिफ़ाइस करेंगे, अगर आप साथ-साथ पैसे भी कमाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप ज़्यादा उस तरफ चले जाएँगे तो आपकी जो मेन आपका गोल है वो डिस्टर्ब होगा, वो डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट होगा। तो फिर आपको वो मेरा ख़्याल ठीक नहीं है। और दूसरा जो सबसे एक अच्छी चीज़ हो सकती है वो एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट हो सकती है। ये यूनिवर्सिटीज़ भी और आपके सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है। आप बात कर सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा मनी के लिए काम करना चाहता हूँ या ये मेरा एक मेन जो कह लें कि स्ट्रॉन्ग मेरी इसमें है कमांड इस सब्जेक्ट में, तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और मेरे कुछ कलीग्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं एज़ अ ट्यूटरशिप आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा पे मिलती है, उसकी एक्स्ट्रा मनी है आपकी। तो ये कुछ ऑप्शन हैं। बाकी सारी और जॉब हैं, कुछ बाकी जगह पे सारी तो और जो कुछ जगह पे तो कुछ क्लीनिंग का काम भी करते हैं, कुछ क्लीनिंग का काम भी मतलब करते हैं। कि डिलीवरी होगी वो भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा वो फिर आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव से हट जाएँगे। वो फिर पीएचडी में तो ये बहुत मुश्किल है, मास्टर्स में कुछ लोग करते हैं ज़्यादा। जी। जो एक कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप स्टडी वीज़ा के ऊपर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए, आपने एक स्कॉलरशिप फंड किया, तो कितने परसेंट चांसेस हैं या क्या प्रोसीजर है कि आप उनकी नेशनैलिटी ले सकते हैं या उधर उनके सेक्टर्स के अंदर जो है वो सर्व कर सकते हैं? इसका क्या प्रोसेस है? जी, इसमें इन्होंने अपनी कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं और ये हर साल अपडेट होती रहती हैं कि कौ कुछ कैटेगरीज़ उसमें निकल जाती हैं, कुछ ऐड कर दी जाती हैं। एग्रीकल्चर है वो तो बहुत ही एक कह लें कि हॉट केक है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा इनकी डिमांड है इसमें क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर। उसमें ज़ाहिर-सी बात है ये हमारा वेटरनरी साइड भी है, बाकी सारी फील्ड भी आ जाती हैं। तो अगर तो आप पीएचडी यहाँ पे करते हैं जो कि 3 एंड अ हाफ ईयर टू 4 ईयर होती है, उसके बाद आप 1-2 साल ब्रिजिंग वीज़ा पे भी आ जाते हैं और आपने बाकी एक्सपीरियंस भी आपका पीछे है, तो अगर तो आप उस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट सिस्टम है। आपकी एज भी काउंट होती है, उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिग्रीज़ और कुछ और चीज़ें आपका मैरिटल स्टेटस ये वो करके कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, जो कि हर फील्ड के डिफरेंट हैं। अगर तो आप उसको मीट करें इस क्राइटेरिया को डेफ़िनिटली आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से लोगों ने यहाँ पे 5 साल के बाद पीआर भी है, परमानेंट रेज़िडेंस उसके बाद फिर 2 साल के बाद शायद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो बट ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप वो तमाम पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं तो। इट्स ईज़ी डेफ़िनिटली। कामरान भाई, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है आपसे। मोहम्मद शहजाद अंजुम साहब ने किया, उन्होंने कहा, डॉक्टर कामरान, आई एम थेरियो जीनोलॉजिस्ट, 5 years research experience in animal reproductive endocrinology, what want to gain training in assistant reproductive technologies. Hmm. ये Should I approach QSL, Queensland University? अच्छा ये मतलब आप कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं rather than कि आप स्टडीज़ के लिए आना चाहें। तो इसमें मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या इनका क्राइटेरिया है। अगर तो इनकी वेबसाइट पे मेंशन है तो डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो यहाँ पे हाँ, एक बात है कि सिंपली ईमेल करें इनको। आप लिख दें अपना यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है, ग्रेजुएट स्कूल को ख़ास तौर पे आप कर दें। उनको ईमेल करें कि ये मेरा क्वेश्चन है और ये 100% मैं कहता हूँ ये रिप्लाई करते हैं। शायद ही हो कि रिप्लाई ना करते हों वरना बहुत जल्दी रिप्लाई आता है। ये पीएचडी ट्रेनिंग पीएचडी यानी ट्रेनिंग पीएचडी ट्रेनिंग मुझे समझ पीएचडी नहीं आ रही ट्रेनिंग पीएचडी में समझ ट्रेनिंग से नहीं आ क्या रही है मुराद है? ट्रेनिंग का। पीएचडी है कि पीएचडी पीएचडी है ट्रेनिंग कुछ पीएचडी पार्ट ट्रेनिंग ऑफ पार्ट पीएचडी? ऑफ पीएचडी। चले डेफिनिटली कामरान भाई, पीएचडी इज़ अ प्रॉपर जी जी ट्रेनिंग थिंग। जी जी, इसमें ये भी है कि ये आपको मैसेंजर पे कॉल भी कर सकते हैं और आपके साथ जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं। आपको हमने जो बिल्कुल है ठीक वो है। टैग भी कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उधर से आप जो है वो करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं इनके साथ। तो लास्ट पे मैं चाहूँगा कि कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सजेशन जो कि एग्रेरियन टास्क को आप देना चाहें कि जिससे हम कम्युनिटी के लिए बेटरमेंट के लिए मोर इफेक्टिवली जो है वो वर्क कर सकें, या कोई आइडिया जो आप हमें डिसएमिनेट करना चाहें। अच्छा सबसे पहले तो मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा जुनैद को
कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा काम करता रहा है और यहाँ पे ये जो इस सेक्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर सेक्टर था, एक्सपर्ट्स को या कह लें कि उस फील्ड के लोगों को बुलाना, उनसे बात करना, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि ये मुहैया कर रहा है। वंडरफुल सबसे पहले तो। उसके बाद इम्प्रूवमेंट मेरा ख़्याल यही हो सकती है, अभी आपने शुरू किया है काम, आस्ता-आस्ता या एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा और लोग अपने कह लें कि इसको अगर आप वेबसाइट की तरफ चले जाएँ और एक फ़ोरम और बन जाए आपका छोटा-सा, जैसा कि आपका फ़ेसबुक का ग्रुप भी है, तो वहाँ पे पोस्ट करते रहें और लोग आपस में कनेक्ट होते रहें, या कोई आप खुद छोटा-सा कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो अगर आप कर सकें। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं जो हमारे स्टॉल्स वगैरह लगते होते हैं, वहाँ पे अगर थोड़ी-सी प्रमोशन कर सकें किसी तरह, या यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर सकें, पाकिस्तान की मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा उनके साथ कोलैबोरेटिव वर्क अगर आप कर लें तो। इट विल बी ग्रेट। कामरान भाई, उसमें सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नेटवर्क का मसला था। तो उसमें हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ना बड़े अच्छा इफेक्टिवली इसके ऊपर वर्किंग भी हो रही है, डिजाइनिंग भी हो रही है, और इंशाल्लाह इस पे जो है ना वो एग्जीक्यूशन भी 1-2 माह के अंदर हो जाएगी। और आप जी। देखेंगे कि एक कंप्रीहेंसिव जो है ना वो पैकेज हम इसमें लॉन्च कर रहे हैं। तो लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई टेक होम मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, एग्रेरियन कम्युनिटी को देना चाहें, और स्पेशली जो यंग एग्रेरियन या यंग वेटरनेरियन है, आप उनको कोई टेक होम मैसेज। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज़रूरी है ये, बल्कि मैं कहूँगा एक बात कि अपने आप को वो कह लें कि डाउट ना करें अपने आप के ऊपर, यानी कि हम तो एग्रेरियन हैं, हम तो वेटरनेरियन हैं, हमें ये कहा जाता है या हमें शायद कुछ आता नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम तो एक जैसे ही हैं सारे ही। चाहे जिनको हम आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं ना, वो भी हमारी तरह ही हैं। बस उन्होंने एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया हुआ है, उन्होंने चीज़ों को एक एम बना लिया था, उसके ऊपर काम किया और वो चीज़ ले ली। तो इसी तरह हम लोग भी कर सकते हैं, जस्ट अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, वो लोग, वो अपने टाइम को थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना शुरू करें, एक्स्ट्रा करिकुलर वॉलंटियरिज़्म की तरफ, थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना शुरू करें। और पहले ही सोच लें कि मैंने करना क्या है, मैंने इंडस्ट्री में जाना है, मैंने हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, और ड्यूरिंग स्टडीज़ ही इसके ऊपर आप अपना स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दें। यानी जो आपको पता है ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं, आप अपनी डिग्री के 3rd ईयर में हैं, अगर 4 साल का प्रोग्राम है तो आप आज से स्टार्ट कर दें। तो ये है कि पहले प्रिपेयर क शुरू कर दें, प्रिपरेशन पहले शुरू कर दें। जी, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका और मैं कामरान भाई का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना जो है कीमती टाइम एग्रेरियन टास्क के लिए और एग्रीकल्चर और वेटरनरी कम्युनिटी के लिए जो है वो ना सिर्फ मैनेज किया, बल्कि बहुत अच्छी जो है वो एडवाइसेस सजेशंस के साथ जो है रहनुमाई भी की, और अवेयरनेस भी जो है वो आपने डिसेमिनेट की। तो उसके अलावा अगर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो अगर आप हमारे प्रीवियस सेक्शंस अबाउट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स इन वर्ल्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी कम्युनिटी सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रेडियंट टॉक का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें। इस डिस्कशन की जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक शेयर किया हुआ है। तो उसके बाद 8 बजे मंजूर हुसैन साहिब साहब के साथ बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, उसमें लाजमी शिरकत करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू कामरान भाई, आपकी थैंक यू, मोहब्बत का, प्यार का और खलूस का जो बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।